3 गो आया। पहली बार बालू चला है ना। चलिए आज सबको धुआं धुआं छुड़ाते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपका बायोलॉजी लेक्चर प्रारंभ हो रहा है और बायोलॉजी में आप लोग देखेंगे अभी बायोलॉजी में आपका पहला क्लास आज आपको दिया गया है, जिसमें बायोलॉजी के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करते हुए पूरे बायोलॉजी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो बताऊंगा आपको। और साथ ही आपको आज मानव में जनन सबसे बेस्ट टॉपिक है और विद्यार्थी को ये समझ में भी जल्दी आ पाता है। वैसे तो जो बताऊंगा वो सब समझ में आएगा, लेकिन बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के आज आपके बीच हैं, तो सारे विद्यार्थी क्लास लेने के लिए आ जाएं। एमडी तनवीर, आज तुम्हारा बायोलॉजी क्लास हो रहा है। देखो सारे विद्यार्थी को शेयर करो और बायोलॉजी क्लास आज तुम्हारा प्रारंभ होगा। बहुत दिन का इंतज़ार आज हुआ ख़त्म, आज बायोलॉजी क्लास हुआ प्रारंभ। तो आज हम देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। बहुत कुछ बताना है आपको, मानव में जनन बताना है और आप जैसे आप देखेंगे बहुत कुछ इसमें बताएंगे आपको। जैसे देखो ये सारे कुछ बताना है, सेक्सुअल जो आपका मैच्योरिटी क्या होती है ये सब देखना है आपको। फिर आपको देखो ये मानव में जनन के लिए अलग अलग जो ओवम ओवरी वगैरह होती है तो ये सब बताएंगे आपको। फिर देखो ये सब जो है इमेज ये सब समझाना है आपको। आगे देखो ये सब जो फिगर दिया हुआ है ये सब बेहतर से बताएंगे कि ये सब आखिर क्या किस प्रकार से वर्क करती है। ये सब आपके जो ये स्पर्म के फिगर्स दिए हुए हैं ये सब आपको बताएंगे। फिर आपको बहुत कुछ बताना है, तो आप लोग लगातार क्लास में आ जाएं। आज बहुत गजब क्लास होने वाला है। आपको सिलेबस भी बताना है और आप देखें बहुत कुछ इसमें बताएंगे आपको जो, और बायोलॉजी के लिए एक समझदारी विकसित कर देंगे आपको। तो ये सब आप देखिए बेहतर समझ में आएगा। और वैसे आपको सिलेबस भी ठीक ठाक दिए गए हैं और इसके तीसरा अध्याय जो मानव में जनन है उसको आपको बेहतर बताना है। तो सारे विद्यार्थी लाइव आ जाओ। बहुत कम विद्यार्थी लाइव हो, बायोलॉजी में इतना कम लाइव रहोगे तुम। चलो तो आगे हम देखते हैं। बायोलॉजी बहुत ही गजब बायोलॉजी होगा आपका। चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं बायोलॉजी की शुरुआत पहले देख लेते हैं। तो ऐसा है परिभाषा, तो आप जानते होंगे कि बायोलॉजी क्या है। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है। जीव एवं जीव में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाता है। इनके फादर के बारे में बात करें तो यह अरस्तु हैं। तो ये सब आप जानते होंगे, ये सब एक सामान्य बातें हैं जो आप लोग को पता होगा। आज हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक की और फिर आपको बेहतर से आगे बताएंगे। बहुत कम विद्यार्थी लाइव है। बायोलॉजी में इतना लाइव रहोगे तो दिक्कत होगा। बायोलॉजी सबका है, जो मैथ वाला है वो भी देखो बहुत समझ में आएगा आगे आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी समझ में आएंगे आपको। तो बायोलॉजी जो बायो और लोगोस से बना था, बायो और लोगोस वर्ड से बना है, जो जैव और उसकी विविधताओं के अध्ययन को बायोलॉजी कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आ जाओ। देखो आपको यहाँ पे वास्तव में अभी तो मैं लिख दिया हूँ मानव में जनन। वास्तव में ये आपके अध्याय 3 में आते हैं, अध्याय 3 में आते हैं, लेकिन यूनिट 1 में ही आता है यह। अब देखो आगे सिलेबस ही बताएंगे आपको और बहुत कुछ समझ में आएगा। चलो तो सारे विद्यार्थी लगातार लाइव पे बने रहो और क्लास देखते रहो। यहाँ पे आपको बताना है कि सिलेबस के बारे में। जैसे आप जान पा रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वास्तव में यहाँ पे 5 यूनिट दी गई है और इस 5 यूनिट में आपको देखना है कि पहला में आपका जनन है और जनन में 1 2 3 करके दिया हुआ है। फिर आपका दूसरा यूनिट है आनुवांशिकी और विकास। फिर इकाई यूनिट 3 है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। चौथा यूनिट है मानव कल्याण में जीव विज्ञान की भूमिका। उसके बाद फिर आपका यूनिट 5 जो है मनुष्य और विकास। इस तरह से आपको दिए गए हैं। तो मात्र आपको ये 5 यूनिट ही है और 5 यूनिट में आपको बायोलॉजी पूरे कवर करना है। हम ये भी इसमें देखेंगे कि कितने इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, कितने लघु उत्तरीय बनते हैं, कितने दीर्घ उत्तरीय बनते हैं। और हमें टारगेट करना है कि 70 नंबर कैसे पहुंच पाएं। और उसके बाद आपको +30 प्रैक्टिकल मिल जाती है, तो यही आपको 100 मार्क देगा। तो आज यदि आप लगातार क्लास कर लें तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि 100 नंबर लाया कैसे जाएगा। इसमें 98 तो गारंटी होगी यदि आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो। चलो
सारे विद्यार्थी लगातार लाइव बन जाओ, बहुत कुछ समझाएंगे आपको। देखो क्लियर यदि आ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है तो मुझे कमेंट करो कि दिखाई पड़ रही है। रोहित कुमार हेलो, रवि विश्वकर्मा, चलो क्लास देखते रहो। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको देखते हैं कि यहाँ जनन दिया हुआ, जनन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं बाबू वो 6 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछे जाते हैं, और लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन लघुत्तरीय क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं इससे। फिर आपको यहाँ पे देखो जो आपका कुल मार्क कैरी करता है ये वो 6 मार्क का कैरी करता है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। थोड़ा आप देखो एग्जाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कहा है वही देगा, हम बेसिक सिलेबस देख लेते हैं, फिर बहुत कुछ आज के क्लास में बताने वाले हैं आपको। देखो मतलब एक शुरुआत अच्छा होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना होनहार बीरबान के हो चिकने पात, तो आज हम लेट ही सही बहुत बेहतर शुरू करते हैं। देखो तो यहाँ पर आपको अनुवांशिकी और विकास में 7 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और 3-4 क्वेश्चन जो कहा गया है वो लघु उत्तरीय 2 मार्क में, 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय होते हैं। इसकी जो वेटेज होती है वो 18 मार्क की होती है। सारे विद्यार्थी लाइव आ जाएं। अब देखो आपका तीसरा यूनिट जो है जब प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग हैं, इसमें 7 ऑब्जेक्टिव कहा गया है, 2-3 इसमें 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, 1-2 इसमें रहते हैं, 1 या 1 से अधिक क्वेश्चन 5 मार्क वाले। इसकी जो वेटेज है वो 17 मार्क का वेटेज है। आगे देखो फिर आपका मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ये आपको 8 ऑब्जेक्टिव कवर करता है। इसमें 4 मार्क 4 क्वेश्चन लगभग हैं, 1-2 ये पे 5 मार्क पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पे 19 मार्क ही कवर करता है। वैसे मैं जो बता रहा हूँ ये मार्क तुम समझ पा रहे हो या नहीं? हमारा जो एग्ज़ाम होती है चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों का एग्ज़ाम एक ही रूप में होता है। कैसे? तो एग्ज़ाम में भले क्वेश्चन सबका अलग अलग हो, लेकिन पूछने का तरीका सबका वैसे ही होता है। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव 35 को सॉल्व करना होता है। देखो यहाँ जैसे 35 दिए हुए हैं, कुल प्रश्न 35 होते हैं और ये 35 मार्क के होते हैं, लेकिन दिया जाएगा 2 गुना, आपको 70 को दिया जाएगा। सब्जेक्टिव जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में होते हैं। पार्ट्स एक में एक होता है 2 मार्क्स वाला होता है और दूसरा होता है एक 5 मार्क्स वाला। यदि 2 मार्क वाले क्वेश्चन, एम रिप्रेजेंट मार्क, एम का मतलब मार्क बता रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वैसे आपको 10 का आंसर करना होता है, लेकिन दिया रहता है 2 गुना, मतलब 20 क्वेश्चन दिए होंगे, 10 का आंसर करना होता है। जबकि 5 मार्क वाले 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको आंसर 3 का करना होता है। तो ये दुगुना दिया रहता है क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन दिए होंगे, आंसर आपको 10 के करने होंगे। तो 10 गुने 2 20 मार्क आ गए। और शायद जो आपका लगातार क्लास चलेगा उसमें इससे ज़्यादा ही जितना बताएंगे वो तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर तुरंत कह दें कि इसका आंसर क्या होगा। आगे आप देखिए जो आपका 5 मार्क वाला क्वेश्चन है वैसे 3 ही बनाना होता है 5 मार्क वाला, लेकिन आपको इसका पूरा क्वेश्चन जो दिया होता है ये 6 क्वेश्चन दिए होते हैं। अब तुम सोचो ये इतने लंबे सिलेबस, लगभग 14-15 अध्याय आपको दिए हुए हैं, और इसमें मात्र 3-5 मार्क वाला क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है तो तुम समझ सकते हो उतना स्मार्ट क्वेश्चन होगा वो, जो 3 क्वेश्चन ही पूछना है। और स्मार्ट से स्मार्ट क्वेश्चन हो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मात्र 5 मार्क वाले 3 क्वेश्चन होंगे, आप यहाँ पे 12-13 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 6 में 3 कर रहे हैं, तो हम आसानी से बहुत बेहतर सॉल्व कर लेंगे। तो आपको हम बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे कैसे हम अच्छे मार्क लाएंगे। तो यहाँ जरा आप देख पा रहे हो नंबर लाने का सीधा सा फार्मूला है। सीधा सा फार्मूला कैसे है जरा फिर समझा देते हैं आपको। आज रणनीति बनाते हुए और जो टॉपिक देंगे उसे आप यदि बेहतर समझ पाए तो आज ही आप बता देंगे कि सर मैं इतना नंबर ले आऊँगा। देखो सबसे पहले हमें सिलेबस समझदारी होनी चाहिए, पढ़ना कितना है, पढ़ना कैसे है, और आपको क्लास के अंत में आज हम बताऊंगा कि कितना देर आपको पढ़ना है, कैसे रूटीन बनाने हैं। देखो तो यहाँ पे आपको यहाँ करना क्या है
कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 मार्क वाले, और यहाँ से मैं उम्मीद रखूँगा कि आप 20 मार्क लेके आवें। और यहाँ पर 35 जो होगा, ये 15 मार्क वाला 3 क्वेश्चन जो 5 मार्क का होगा, यहाँ पे आप मैं उम्मीद करूँगा कि आप 15 लेके आवें। लिखने वाला में आप 35 से 35 ला सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यदि आप 35 ले आए और ऑब्जेक्टिव में यदि आप 30 ले आए तो मैं कह सकता हूँ कि तुम यहाँ 65 ले लिए। और प्रैक्टिकल में लगभग मैं यदि 25 ही कह दूँ, 28-29 मिलते हैं, तो मैं 90 प्लस मार्क का यहाँ दावा ठोकता हूँ कि आप 90 मार्क ला सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना विद्यार्थी 90 मार्क चाहते हैं। वो 90 लिखते रहें, सिर्फ 90 लिखें यदि 90 चाहते हैं तो। चलो, तो इतना आपको सिलेबस बारे में जानकारी हो गया है। मानव विकास और में आपको यहाँ 8 गो ऑब्जेक्टिव देता है, 2-3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले होते हैं, ये 10 मार्क, तो कुल जोड़ करके आप 70 मार्क की ओर पहुँच पा रहे हैं। सारे विद्यार्थी बताओ समझ में आ रहा है सबको? सब कह रहा है यस सर। अरे 102 मार्क कौन लाएगा? अरे चलो बाबू, 100 से ऊपर नहीं होता है। आगे देखो, तो हम आज सिलेबस की ओर बढ़ जाते हैं। सिलेबस क्या दिया हुआ है उसे ध्यान देते हैं। देखो 95, काव्या 95 बिल्कुल आएगा बाबू, गारंटी है। आप यदि बढ़िया से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आएगा। चलो अब देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि इकाइयों के नाम, नेम ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, और बेहतर समझेंगे हम। आप जो यहाँ यूनिट 1 देख रहे हैं, यहाँ पे अध्याय 1, इस तरह से 2, फिर आपका यहाँ 3, फिर आपका इस तरह से 4 दिया रहता है। तो इसे ये भी हम समझेंगे, बहुत बेहतर ढंग समझाएंगे आपको। देखो, जीवों में जनन दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह बेहतर समझाऊंगा आपको। हिंदी इंग्लिश प्रॉपर आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सारे विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी 105 भी ला रहा है, ठीक है बाबू, तुम ले आओ। 99.99 भी ला रहा है, बिल्कुल। देखो बाबू, लिखना आसान है, उसके लिए मेहनत करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग यदि पढ़ेंगे तो बिल्कुल आएगा। बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना कम पढ़ोगे तो क्या होगा। चलो अब देखो, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपका दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो ये आपको बताऊंगा कि जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो ये देख लो। तो आगे यहाँ देखना है मानव में जनन। तो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पढ़ना है आपको आज के टॉपिक में, इसी के बारे में कुछ आपको बताने का मैं प्रयास किया हूँ, और यही आपको समझना भी है। देखो, जनन स्वास्थ्य जो आपका रिप्रोडक्शन हेल्थ या हेल्थ रिप्रोडक्शन जो दिया हुआ है, तो इसे आपको बताना है। ये सारे पॉइंट जो होंगे आपको यूनिट 1 में पढ़ने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बताओ सारे विद्यार्थी, ये सब तैयारी कर लिए हो या तैयारी करना है, ये बताओ। तो आगे देखना है, सारे विद्यार्थी लगातार लाइव बने रहो। अब देखो, यहाँ पे आपको यूनिट 2 की ओर बताता हूँ, और आपको ये सब ये शारदा क्लासेज एप्लीकेशन पे सारे PDF जो होगा ये अपलोड मिल जाएगा। अथवा आप कहीं पहली बार एक बार देख लो, दोबारा आराम से बैठ के और लगातार इसे 1-2 बार देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ अनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यहीं पर आपको दिया हुआ है यूनिट 2 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसके बारे में बताते हैं आपको। वैसे ही ये सब आपके यहाँ दिए हुए हैं, ये यूनिट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे आप काउंटिंग कर सकते हैं। आगे देखो, आपका दूसरा यूनिट जो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दी हुई है। तो ये आपको बताया जाएगा, जो आपको यहाँ पे कह सकते हो 5 के बाद 6ठा यूनिट होगा। आगे है आपका वंशागति के आणविक आधार, और इसी में है विकास। सॉरी, विकास अलग है आपका, यहाँ पे अलग है। तो वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपको आगे समझाऊंगा बेहतर। सब पहले ऐसे ही बता रहा हूँ, टॉपिक के नाम है, अध्याय के नाम है आपके। फिर आपका विकास है, जो डेवलपमेंट, जो आगे आपको बताऊंगा। फिर हम एंट्री लेते हैं यूनिट 3 की ओर, जो जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, जो यूनिट 3 में आपको पढ़ने हैं। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने हैं। फिर देखो, यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, यहाँ देखो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इट्स प्रोसेस दी हुई है। आगे देखो, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेज। तो ये आपको बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी या किसी भी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उसे बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताएं, यहाँ तक समझ में आ रहा है विद्यार्थी लोग?
बहुत कम विद्यार्थी कमेंट कर पा रहे हैं, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो सही से। ऐसे यदि मरी हुई दिल से पढ़ोगे तो कैसे तैयारी हो पाएगी तुम लोग का, जिंदा दिल से पढ़ो। देखो आगे देखो, यहाँ पर आपको यूनिट 4 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, जो यहाँ दिया हुआ है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मतलब जैसे जीव विज्ञान मानव कल्याण की बात करें तो हम लोग जो भी भोजन फूड वगैरह करते हैं वो कहीं ना कहीं जीव कल्याण की बात करती है। जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं सब इसी में आएगा आपको। देखो तो यहाँ पर अप्लाइड बायो एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ पर आगे वैसे ही दिया हुआ है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बाबू ये जिस तरह से मानव में जनन है उतना ही इम्पोर्टेंस ये भी रखता है, सारे रोग के बारे में पढ़ना है आपको, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज ये रखता भी है। आगे है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की रणनीति, कार्य रणनीति। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी टू इनक्रेज फूड प्रोडक्शन, मतलब कैसे हम फूड में प्रोडक्शन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, उसके बारे में स्ट्रेटेजी देखने हैं आपको। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इसके बारे आपको देखने हैं। फिर आगे देखो यहाँ पे यूनिट 5, तो ये सब आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि ये सब है, और अलग अलग क्लास लेकर के हो सकता है एक क्लास में एक टॉपिक ना हो पाए तो दूसरा क्लास में आपको बहुत बेहतर बताना है, और गारंटी करते हैं क्लास के पहले ही बता दिए कि मार्क कैसे लाया जाएगा, और पर डे आपको बताऊंगा रणनीति कैसे पढ़ना है आपको। चलो तो आगे आपको मनुष्य और विकास, मैन एंड डेवलपमेंट देखना है, जिसमें जीव और समष्टि है, आपका ऑर्गेनिज्म एंड आपका पॉपुलेशन है दिया हुआ पे, पारितंत्र, इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है इकोसिस्टम से। उसके बाद जीव विविधता एवं संरक्षण, जो आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशंस के बारे में दी हुई है। फिर पर्यावरण मुद्दे, बाबू इससे बहुत रहते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि रहता है, जो आपका यहाँ पे इन्वायरमेंटल इशूज़ दी हुई है। ये सारे सिलेबस को मैंने इजीली आपको समझा दिया, और सारे विद्यार्थी इस सिलेबस समझ भी गए होंगे। तो बताएं विद्यार्थी लोग, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को सिलेबस समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताओ, समझ में आ रहा है सबको? देखो चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे समझना है आपको। देखो बाबू रिप्रोडक्शन, जो अभी हमें बताया था आपको मानव में जनन आपको मैं बताया था कि हमारा टॉपिक यही है, मानव में जनन। देखो हमारा टॉपिक है अध्याय 3, आपको मैं थोड़ा सा बताने का आज यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि मानव में जनन आपका है, और इसी मानव में जनन को आगे हम देखते हैं। वैसे आपको यदि मैं समझाऊँ जनन क्या है तो बोलेंगे कि जीवों की वह प्रक्रिया जिसमें वह अपने छोटी छोटी संतति को उत्पन्न करती है जनन कहलाती है, जो ओवरऑल जनन है। और मानव में क्या होता है कि जो देखो जनन को वास्तव में कहा जाए तो दो प्रकार से होते हैं। एक जनन जो होती है वह लैंगिक होती है, दूसरा अलैंगिक होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो जीव भाग लेते हैं, मतलब लिंग अलग अलग जीव में होता है, जबकि ये सेक्सुअल जो अलैंगिक है उसमें एक ही जीव में दोनों लिंग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मानव में जनन कर रहा है, मतलब वहाँ पे लैंगिक जनन की बात कर रहा है। और लैंगिक जनन होगा तो मानव वहाँ पर मेल और फीमेल के रूप में होंगे। तो मेल और फीमेल के रूप में होंगे तो वहाँ पे मानव में जनन संभव हो पाएगा, क्योंकि मानव जो है वह लैंगिक जनन करने योग्य है। तो आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से आगे देखा जाए कि यहाँ सिलेबस तो कंप्लीट हो गया आपका। देखो यहाँ पे अब है मानव में जनन, तो आपको दिख रहा होगा कि ये मानव में जनन के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक मेल को दिखाया गया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे आपको बताऊंगा कि शारीरिक संरचना किस प्रकार से। देखो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो दोनों एक ही लगभग रंग रूप अवस्था में होते हैं, कुछ शारीरिक आकृतियाँ भिन्न होती है, बाकी एक जैसे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, जैसे जैसे उसमें यौवना अवस्था आना शुरू होती है, उसके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव होने लगते हैं, जो एक समय के साथ दिखता है। और तब जाकर के एक ऐसी उम्र होती है जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी, और वह युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह जनन करने योग्य बन जाता है। हम वास्तव में बताएं, हर वो चाइल्ड
एक दिन आकर माता पिता बनने योग्य बन जाता है, और हर वो माता पिता एक दिन चाइल्ड जरूर रहता है। तो यही बताना है कि जो प्रक्रम आज बच्चे को जन्म देने में किया गया है, वही बच्चा आगे जा करके वही प्रोसेस को अपनाएगा जो उसके माता पिता अपनाए हैं। तो बात यही है, आज ये छोटा बउआ जो यहाँ आपको दिख रहा है, वास्तव में जो ये बड़ा बड़ा है, ये भी कभी ऐसा ही बउआ था और आगे जा करके ये फिर इतना बड़ा हो पाया है। तो रिप्रोडक्शन करने योग्य एक समय के बाद ये भी बच्चा होगा, जैसे ये अभी बड़ा होकर कर रहा है वैसे ये भी करेगा। तो आगे इसी को रिप्रोडक्शन कहा गया है। वास्तव में कहा जाए, जब कोई जीव अपने अनुरूप छोटी छोटी संतति को जन्म देता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है कहानी? जनन कहते हैं। अब देखो इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसमें और समझाना था। देखो यहाँ पर जो आपको दो इमेज दिख रहा होगा, ये वास्तव में फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है। ये इसके लिए मेल के लिए ये वाला है और फीमेल के लिए ये वाला है। तो थोड़ा इधर उल्टा एडजस्ट है, लेकिन आपको समझा देते हैं कि ये फीमेल का जनन अंग है, ये मेल का जनन अंग है। फीमेल के जनन अंग में आपको अच्छा सा आगे बताएंगे, वास्तव में ये दोनों जो आपको दिख रहा होगा साइड से, ये आपको जो दिख रहा हो, यही आपका अंडाशय है, और यही एक समय के परिपक्व होने के बाद अंडाणु को छोड़ता है। ये हमेशा अल्टरनेट अंडाणु को देता है। ये मतलब यदि मान लो कि फरवरी माह में यदि यह अंडाणु को उत्सर्जन किया है तो मार्च में ये करेगा, अल्टरनेट करता है। तो ऐसे नॉर्मल बताएंगे, और उसके जो ये परिपक्व हो जाते हैं तो वही आपका जो आगे ब्लीडिंग वगैरह के रूप में वो दिखता है, रक्तस्राव के रूप में। आगे आपको समझना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब एक ऐसी अवस्था होती है, समझो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर कोई भी जीव यहाँ पे जनन करने योग्य हो जाता है। मान लेते हैं कोई 1 साल का बच्चा, कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरह से उसमें जनन की क्षमता नहीं हो पाती है। तो हम एक शब्द वहाँ यूज करते हैं बायोलॉजी की दुनिया में, जिससे हम बोलते हैं यौवना आरंभ। तो यौवना आरंभ में क्या होता है कि जब कोई शिशु, जब वह अपनी परिपक्व अवस्था में परिपक्व अवस्था को प्राप्त करना प्रारंभ करता है तो उससे हम वास्तव में यौवना आरंभ कहते हैं। यौवना आरंभ में लड़कों के उम्र और लड़कियों की उम्र में थोड़ा सा अंतर होता है, 1-2 साल का। कैसे? तो लड़कियां जो होती है वह लगभग 9 से 11 से 13 वर्ष, 9 से 11 वर्ष में लड़कियां मैच्योरिटी को पा लेता है, जबकि लड़के जो होते हैं 10 से लेके 12 वर्ष में, दोनों में 1-2 साल का अंतर होता है। या कई बार ये अंतर ज़्यादा भी देखा गया है। तो वो निर्भर करता है कि उसका जो बचपन का जो मेंटेनेंस रहा है वो किस प्रकार से रहा है। यदि बचपन उसका एक समृद्ध परिवार से गुजरा है तो उसकी जो यौवना आरंभ होगी एक समय के साथ हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसका ज़िंदगी कुपोषण से गुजर रहा है, तो उसमें यौवना आरंभ का समय अलग अलग हो जाता है, शारीरिक विकास भी कम हो पाता है। तो हमारा न्यूट्रिशन में वहाँ कमी को दिखाता है। देखो यहाँ पर ये जो बता रहा है, ये लड़का जो है इसे मेल को हम कहते हैं। ये आपको यहाँ पे जो फीमेल दिख रहा है, ये जो आपको दिख रही है लड़की या फिर वोमेन, ये फीमेल के रूप में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फीमेल से यहाँ मिलता क्या है? तो फीमेल से यहाँ अंडाणु मिल रहा है और मेल से यहाँ शुक्राणु मिल रहा है। अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहा गया है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि अंडाणु किस प्रकार से मिलते हैं और शुक्राणु किस प्रकार से मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कई इमेज दिखा रहा हूँ जिसमें आप बेसिक समझेंगे कि अंडाणु कैसे मिलता है, शुक्राणु कैसे मिलता है। तो आपको ध्यान देना है। देखो वास्तव में ये जो है ये अंडाणु है, और अंडाणु देने का काम कौन करती है? तो लड़की, फीमेल करती है। शुक्राणु देने का काम कौन करता है? तो वहाँ पे मेल करता है। देखो यहाँ पे जो अभी आपको ये बताया गया है, वास्तव में ये आपका यहाँ पे स्पर्म है, और इस स्पर्म जब ये स्पर्म को छोड़ा जाता है तो देखो वास्तव में इसके स्पर्म देने का जो प्रोसेस है उसे ही हम निषेचन कहते हैं। क्या होता है कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो वास्तव में ये मेल और फीमेल जब आपस में निषेचन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये महिला से हमें अंडाणु प्राप्त होती है। अंडाणु प्राप्त होने के भी अलग अलग समय होते हैं, जिसे हम यहाँ पे मासिक चक्र के रूप में जानते हैं, जो आगे आपको बताऊँगा। इसकी जो साइक्लिक होती है वो लगभग 28 दिन की होती है, जिसमें आपको एक मिड पॉइंट 14 दिन का आता है, जहाँ पर एक परिपक्व अंडाणु मिलता है। आपको बड़े गजब की बात बताऊंगा कि जो ये जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो होता है, मासिक चक्र का दौरान जो होता है, उसमें 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु मिलता है। यदि कोई भी महिला
यदि पुरुष से वह 14वें दिन निषेचन हो या 13वें या 15वें दिन हो, तो वहाँ पर एक परिपक्व अंडाणु से यदि निषेचन हो जाता है तो उससे उत्पन्न बालक की आईक्यू मैक्सिमम होगी। अन्य तिथि पे किए गए निषेचन से बच्चे जन्म लेंगे, उसमें उसकी सबसे बेहतर आईक्यू वही 14वें दिन के बच्चे के होने वाले होंगे। अब देखो, इसकी कोई सर्टनिटी नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा एक अवधारणा बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी को हम अंडाणु कहते हैं। ये आपका अंडाणु है जिसको ओवरी कहते हैं, और वास्तव में ये स्पर्म है। वास्तव में जो आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपका जो यहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा स्पर्म, और यहाँ पे स्पर्म जो आप देख पा रहे हो, तो वास्तव में निषेचन के दौरान मादा के योनि में लगभग 5 से 7 ml, कई बार ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं डाटा, तो 5 से 7 ml स्पर्म प्रवेश करता है, जिसमें कम से कम एक ऐसा शोध में पाया गया है निष्कर्ष में कि लगभग 13 मिलियन बच्चे जन्म देने की क्षमता उस एक निषेचन में होती है। 13 मिलियन बच्चे, जिसमें क्या होता है कि सारे स्पर्म दिख रहा होगा कि ये असंख्य स्पर्म जो होते हैं वह अंडाणु के पास जाता है, और इस अंडाणु की दीवार को जो स्पर्म भेद पाता है वही स्पर्म आगे जा कर के निषेचन कर पाता है, और तब जा कर के आगे यह युग्मक का निर्माण करेगा, और फिर यही गर्भधारण की प्रोसेस प्रारंभ होगी। तो गर्भधारण की प्रोसेस कैसे होती है? एक मेल और फीमेल के अंडाणु जो होते हैं, मतलब फीमेल के अंडाणु मेल के शुक्राणु से जब मिलते हैं तो यह निषेचन और मिलने का प्रोसेस यही है। तो इस तरह के आगे हम बताते हैं आपको, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। देखो, अब ये क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह के जो यहाँ पे दिए गए हैं इमेज हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है मादा जनन अंग कहते हैं, और आगे जो बताए थे आपको ये पुरुष जनन अंग, जो आपको पीछे बताए थे, यहाँ पे देखो ये आपके पुरुष जनन अंग हैं और ये मादा जनन अंग हैं। तो पुरुष जनन अंग और मादा जनन अंग आपको थोड़ा सा यहाँ और भी बता देता हूँ एक लाइन के लिए। जब दोनों यहाँ पे इमेज बना हुआ है तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा ऑपरेशन के बारे में भी बता ही देता हूँ, ताकि बच्चे को यहाँ कंक्लूजन ख़त्म हो जाए। मतलब बता दिए ऐसे गर्भधारण होगा तो ऑपरेशन भी कैसे होगा यही बोल देता हूँ, आगे बताऊँगा भी आपको, लेकिन यहाँ देख लो क्या करते हैं। देखो ये महिला है, तो महिला के जो निषेचन अंग होते हैं उस ट्यूब को यहाँ फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उस ट्यूब को यहाँ फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और जो ट्यूब में निषेचन होता है उसे हम फैलोपियन ट्यूब ही कहते हैं। अब क्या होता है कि चूंकि निषेचन इस ट्यूब में होती है, स्पर्म भी इसी ट्यूब में होता है, और इसका जो है ये इस तरह से कुछ जाली नुमा रूप में होती है जो अंडाणु को कंसीव करके और शुक्राणु से निषेचन करने में मदद करता है। कैसे कंसीव करता है तो आगे दिखाते हैं। देखो इस प्रकार से ये जो आपको उंगली के रूप में कुछ ये इस प्रकार से जो आपको उंगली दिख रहे होंगे, इस प्रकार से ये क्या होता है अंडाणु को कंसीव करने के लिए यहाँ पे आता है, और इस प्रकार से ये जो होते हैं अंडाणु को यहाँ पे बनाने का काम करता है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसको कंसीव करने का काम करता है, इस माध्यम से ये कंसीव करता है। तो ये अंडाणु को देता है, यहाँ कंसीव करके फिर माध्यम में ये पहुंचा देता है। जैसे देखो यहाँ थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, ये अंडाणु को यहाँ से कंसीव किया और उसके बाद फिर ये इस तरह से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, और यहाँ के माध्यम से फिर ये गर्भाशय में चला जाता है। तो वास्तव में निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वह फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। यदि आपको अंडाणु का इमेज देखना हो तो आप लोग तो बचपन में, या फिर जैसे बचपन क्या कहें, आप लोग मछली वगैरह देखे होंगे, तो मछली के अंडे देखे होंगे, जैसे वो जिस थैली में बंद रहते हैं ठीक उसी थैली में यहाँ पर ये बंद रहता है। आप लोग को शायद ये प्रॉपर दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये इस तरह से छोटे छोटे दाने के रूप में है, और ऐसे असंख्य दाने होते हैं। शायद यहाँ पर बताया गया है ये सब अलग अलग शेप में होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई सिर्फ गोलाकार, लेकिन लगभग गोलाकार होता है, और इसके साइज अलग अलग होते हैं, और अंडाणु मुक्त एक लिमिट मात्रा में अंडाणु मुक्त होती है। अब एगो बात देखो, पुरुष यदि निषेचन करता है एक बार तो उसमें लगभग 13 मिलियन बच्चे जन्म ले सकते हैं, लेकिन एक महिला अपने जीवन काल में, ऐसा रिसर्च में कहा गया है कि 21.2
बच्चों को जन्म वो दे सकती है। अपने पूरी लाइफ साइकिल में, ज़िंदगी पूरी इसकी जो ज़िंदगी होती है उसमें मात्र 21.2 बच्चों को वह एक मैच्योर बच्चों को जन्म दे सकती है। गर्भ धारण करना दूसरी बात है, बच्चों का जन्म देना दूसरी बात है। क्योंकि ये बात मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक डाटा है। कैसे, तो देखो एक वोमेन है, मान लो ये वोमेन का लाइफ साइकिल बता रहा हूँ, जहाँ पे इसकी उम्र मान लो यहाँ पे जन्म हुआ, जीरो कर देते हैं, जन्म जिसमें होती है उम्र वहाँ जीरो होती है, उसके बाद बढ़ती चली जाती है। मान लेते हैं कोई महिला यहाँ 70 वर्ष तक जी रही है, क्लियर है। तो ये जिंदगी जहां वह जन्म ली और जन्म लेने के बाद, जब वह जन्म ली और जन्म लेने के बाद जब प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करती है तो वही उसका जीवन काल कहलाता है। इस जीवन काल में क्या होता है कि लगभग 9 से 12 वर्ष में उसकी यौवना आरंभ प्रारंभ होती है और वहाँ से मासिक चक्र प्रारंभ होता है। तो यौवना आरंभ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है, जो मैं कह देता हूँ कि नॉर्मली 12 वर्ष कह रहा हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, जो उसके मेंटेनेंस में जैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस वो फीमेल की, वुमेन की, यदि थोड़ा खान पान सामान्य रहा, थोड़ा पारिवारिक स्थिति सामान्य रही, तो ऐसा कहा जाता है कि 45 से 50 वर्ष होते होते उसका मासिक चक्र बंद हो जाता है। तो जिस समय मासिक चक्र प्रारंभ होता है उसे हम बोलते हैं रजोधर्म। जिस समय वह प्रारंभ होता है रजोधर्म, और जिस समय वह समाप्त हो जाती है उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। मतलब मासिक चक्र का प्रारंभ होना रजोधर्म कहलाता है और जब वह समाप्त हो जाती है तो रजो निवृत्ति कहते हैं। तो आपका ये पीरियड जो है, ये पीरियड जो आपको दिख रहा होगा कि 12 वर्ष से लेकर के लगभग 45 से 50 वर्ष का उम्र है, एक महिला सिर्फ इतनी उम्र तक ही बच्चों को जन्म दे पाती है। लेकिन देखो हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में लीगली बच्चे जन्म देने का जो उम्र होता है शादी के बाद, तो शादी देने का मतलब हो गया क्या, वो 18 वर्ष के बाद बच्चे को जन्म देगा। 18 वर्ष में शादी होगी उसका, तो शादी के बाद बच्चों को यदि जन्म देगा तो मान लो 18 वर्ष है तो हम तकरीबन कहते हैं 20 साल में बच्चों को जन्म देगा। तो 20 साल से लेकर के यहाँ देखो 45 साल, उसकी जो फर्टिलिटी उम्र हुई लगभग 25 साल हुआ। यदि वो एवरी ईयर तो बच्चे जन्म देने में सक्षम हो नहीं सकती है, तो 1-2 साल गैप करके ऐसा औसत माना गया है। अब देखो ऐसा कोई आदमी है जो हर साल बच्चे जन्म दे। अब बच्चे आपको ये पता होगा, शायद आप लोग क्लास देख रहे होंगे, मालूम होगा कि एक वुमेन जो होती है, मानव की बात कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा हो। देखो ये जो मानव है, तो मानव का जो गर्भाधान काल होता है, मानव का गर्भाधान काल वो 9 मंथ के पास होता है। अब 2-4-5 दिन इधर उधर हो जाए, लेकिन मतलब 9 मंथ की बात करूं, 9 माह की बात करूं, तो 9 माह लगभग गाय में भी यही होता है। तो 9 माह का मतलब 1 महीना में यदि 30 दिन नॉर्मल ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये 270 दिन है। तो कोई फीमेल जो होगी वो 270 दिन तक गर्भधारण करती है। तो मान लो कि हमारे पास एक्स्ट्रा 1 वर्ष में लगभग 3 माह बच रहे हैं, और 3 माह आगे बताऊंगा। आगे देखो यहाँ पर थोड़ा सा और बताते हैं, एक इमेज के जरिए आपको दिखाते हैं। ये लैक्टेशन प्रोसेस है, मतलब एक महिला जो होती है वह किस तरह से बच्चों का दूध श्रावण कराती है। तो इस तरह से मान लो कोई महिला ये गर्भधारण कर ली है, क्लियर है। अब गर्भधारण महिला अकेले नहीं कर सकती है, उसमें पुरुष का सहयोग चाहिए उसे, समझो बढ़िया से। एक लड़की बच्चे को जन्म तब तक नहीं दे सकती है, एक लड़की एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है तो जब तक वह बिना निषेचन के बच्चे को जन्म दे नहीं सकती है। तो आगे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक महिला जो गर्भधारण करती है तो गर्भधारण के समय अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं। तो अंडाणु जब शुक्राणु से मिलते हैं तो वो प्रोसेस होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से युग्मक जो होते हैं, जो वहाँ पे आपको शुक्राणु और अंडाणु जो मिलकर के जायगोट बनाता है, वो मादा के आपको पूरे प्रोसेस बता देते हैं कि आखिर गर्भधारण की प्रोसेस 270 दिन 9 महीने में किस प्रकार से कंप्लीट होता है। जरा देखो, एक मैं लाइफ साइकिल बताता हूँ। ये आपका यदि मान लो कि जिस दिन निषेचन हुआ और जिस दिन बच्चे जन्म लेंगे, इसका पूरे प्रोसेस बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि किसी माह, मान लो कि जनवरी में कहीं पे माँ, यदि कोई मादा, मान लो कोई मादा जो है वह गर्भधारण करती है, तो उसका 9 मंथ में, मतलब क्या, जो आप दिन जोड़ लो तो शायद ये आपका अक्टूबर पकड़ रहा है, ये आपका सितंबर के आसपास जा रहा है, देख पा रहे होंगे, देख लो ना। आपका जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जोड़ लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जाके 9। तो ये आपके पूरे 9 मंथ हो गए। अब देखो एक परिपक्व बच्चा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हमें 9 मंथ का समय ड्यूरेशन चाहिए। अब क्या होता है कि बढ़िया समझना बात को, जब मादा गर्भ धारण करती है, निषेचन संपन्न होता है, तो उस दौरान में क्या होता है, उस दौरान में कि महिला के जब निषेचन होते हैं तो लगभग 1 सप्ताह तक मादा के फैलोपियन ट्यूब में वो स्पर्म रहता है अंडाणु से निषेचन करके। उसके बाद लगभग अगले 1 सप्ताह में वह मादा के फैलोपियन ट्यूब होते हुए गर्भाशय में पहुंच जाता है, और आगे के जो तीसरे सप्ताह होते हैं लगभग वहां पर फैलोपियन ट्यूब से वह अपना आंतरिक रास्ता जाकर के मादा के गर्भाशय की दीवार में जाकर के वो अपना एक जगह बना लेता है। और चौथा महीना होते होते मादा के शरीर से लगभग शुरू से लेकर के, मैं आपको 1 मंथ 4 सप्ताह की बात बता रहा हूं, तो लगभग मादा के शरीर से 300 से 400 ग्राम ब्लड को कंसीव करता है। उस दौरान जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उस दौरान लगभग 300 से 400 ग्राम ब्लड लिया जाता है, और इस ब्लड का महिला में लक्षण देखा जाता है। कई बार जो महिलाएं गर्भ धारण करती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसका मतलब उल्टी आना, उसका जी मिचलाना, उसे आलसीपन महसूस होना, ये सब एक लक्षण है गर्भ धारण के। तो वो सब जो होता है वास्तव में मादा से 300 से 400 ग्राम ब्लड लेकर के, और उसके जो गर्भाशय की दीवार होती है वहां अपरा झिल्ली के माध्यम से वो ब्लड चिपक करके, और तब जाकर के एक बच्चे का संरचना प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो पहले माह में मादा के शरीर से 400 ग्राम ब्लड लिया जाता है। दूसरा माह होते होते, सब समझ पा रहे हैं, दूसरा माह होते होते क्या होता है कि मादा के जो ब्लड लिया गया मादा से, उसमें हड्डियों का निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरे माह होते होते बच्चे में आपका सिर और वक्ष का भाग निर्माण होने लगता है। चौथा माह होते होते उसमें उसके पैर, हाथ की संरचना, उसके हृदय इत्यादि का परिपक्व निर्माण हो जाता है। 5 माह होते होते, 5 माह बीते बीते बच्चों का विकास परिपक्व होने लगता है, और बच्चे मूवमेंट 3 से 4 महीनों में करने लगते हैं। उसके फिर आगे जा करके हम देखते हैं कि 6ठा 7वें महीना होते होते बच्चों के आंख और कान की संरचना परिपक्व हो जाती है, हृदय प्रॉपर रूप से वर्क करने लगता है, और नाक वगैरह, ये नाखून वगैरह जो होती है वो सब उसमें आ जाता है। 7वें माह होते होते उसमें हल्के हल्के आंख के रोए, सिर के रोए वगैरह होने लगते हैं, उतना नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में होती है। 8 माह होते होते बच्चे परिपक्व की अवस्था में पहुंच जाता है, और 9 माह के होने के बाद, 9 मंथ बीतने के बाद वह संकुंचन के दौरान जिस माध्यम से वह गर्भधारण की, उसी माध्यम से बच्चों का जन्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। और अभी आपको बता रहे थे हम पिछले क्लास में कि किस प्रकार से आपको बताए थे इसमें बता रहे थे आपको कि नसबंदी कैसे किया जाता है। तो आगे बताएंगे आपको, ये लैक्टेशन प्रोसेस है। और आपको ये भी हम बता रहे थे कि मादा गर्भधारण, तो गर्भधारण का उम्र में थोड़ा सा आ जाते हैं, जो टॉपिक पे हम चल रहे थे उस पर आ जाते हैं। देखो यहाँ क्या होता है कि मैं आपको उम्र बता रहा था, 270 दिन जो यहाँ दिया हुआ है उसमें 3 माह। तो एगो बात और यहाँ देख लो कि जब तक कोई मादा गर्भधारण की, और गर्भधारण के बाद यदि उसके गर्भस्थ शिशु बाहर आ गए, तो उसे दूध देने की वहां पे लगभग 6-7 महीने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो जब तक महिला दूध स्रावित करती रहेगी तब तक वह गर्भधारण नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें उतना हार्मोन्स नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से आगे इसमें हम आएंगे कैसे ये दूध स्रावन करता है। वास्तव में हम आए कहाँ पे हैं, तो गर्भधारण। तो आपको बताए थे कि लगभग 25 ईयर्स है। यदि 1 साल में एक बच्चे को भी जन्म दे तो मैक्सिमम 25 होगा, लेकिन इतना महिला बच्चा जन्म दे नहीं सकती है। अब एक रेयर केस तो कुछ भी हो सकता है, रेयर केस के लिए 30 भी दे सकता है, लेकिन हम वास्तव में बता रहे हैं आपको कि ये लगभग 21.2 ये बच्चों को ही वो जन्म दे पाती है। आगे देखते हैं, आगे आपको थोड़ा देखना है। देखो ये महिला का जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जिसमें आपको बताए थे कि किस प्रकार से यहाँ पे निषेचन किया जाता है। जो ये आपका ये वजीना है, ये आपका वाल्वा है, ये वर्टेक्स है आपका। इस तरह से आगे आपको ये इस भाग को हम ये भाग को यूट्रस बोलते हैं, और ये वाला पार्ट जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, ये अंडाणु जैसे हम ओवरी कहते हैं, और इससे हम जो बाहर दिया उसको हम ये एंडोडर्म कहते हैं। इस प्रकार से क्लियर है। यदि मैं इसी को और थोड़ा 3D में दिखाऊं आपको, तो ये फिगर है जिसमें वास्तव में निषेचन इसी ट्यूब में किया जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पर देखते हैं ये जो है फैलोपियन ट्यूब है, और ये पूरा जो मादा का जननांग है ये आपके अंडाणु के भाग दिए, ये
अंडाणु कंसीव करने के पार्ट सॉरी अंडाणु कंसीव करता है, और ये वाला पार्ट जो आगे जाके यही आपको दिखाया गया है क्लियर ढंग से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये स्पर्म को यहीं पर ये कंसीव करता है और बाकी जाके फैलोपियन ट्यूब में ये पहुंचाने का काम करता है। तो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस आ गई। थोड़ा सा हम लैक्टेशन के बारे में अच्छा से बता देते हैं कि महिला में दूध स्रावन किस प्रकार से होता है। आगे देखो, तो इसमें आपको बताए थे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ। देखो यहाँ पर बताना था आपको, देखो यहाँ पर बता रहे थे कि जब महिला गर्भ धारण कर लेती है और गर्भ धारण के लगभग 9 माह के बाद बच्चे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाते हैं, तो क्या होता है कि महिला में दूध स्रावन करने की प्रवृत्ति आ जाती है। और शुरुआत में महिला के जो दूध स्रावन होते हैं उसमें बहुत से प्रकार के अच्छे अच्छे विटामिन पाए जाते हैं जो बच्चों के पालन पोषण के लिए सबसे उत्तम होता है। लेकिन वास्तव में ये भी तो कई जगह जानते हैं कि मादा का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम होने का मतलब है कि उसमें प्रकृति के द्वारा जो निर्माण किए गए जो उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं बच्चों के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। वास्तव में क्या देखते होंगे कि इसमें आपको थोड़ा इसमें आपको कुछ कूपिका दिख रहा होगा। जैसे यहाँ देखो अच्छा से दिखाया गया है, ये जो है ये वास्तव में इसे हम कूपिका कहते हैं। वास्तव में ये आपका कूपिका है और इस कूपिका को थोड़ा और अच्छा से दिखाया गया होगा। ये आप देख रहे होंगे कि ये कूपिका दिया हुआ है और इसी कूपिका में दुग्ध जमा होती है और जाकर के इस प्रकार से ये सब शारीरिक नस से बने होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 32 जितने मानव में दांत होते हैं उतने ही इसमें नस जुड़े होते हैं। और 32 मतलब 32 जो प्रकार के ये इसमें जो धागे, जैसे आप लोग गाय और दूधते होंगे वहाँ पे एक होते हैं, यहाँ पे 32 धागे लगभग बने होते हैं और तब जाकर के दूध स्रावन होता है। और उसके बाहरी भाग ये सब आप देख रहे होंगे, वास्तव में ये फैट वसा होता है। और इसका जो अंदर वाला भाग, जैसे आपको यहाँ पे और क्लियर दिखाऊं, देखो यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भाग होती है उसमें 2-3 भाग बने होते हैं। और आपको अच्छा से क्लास में बताएंगे कि देखो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये आकृति जो है ये आंतरिक दुग्ध वाला स्थिति है। लेकिन इसे कुछ बाहरी भाग होते हैं जिसे यहाँ वसा कहा जाता है, वसा। और वसा जो होती है एक उसका सुदृढ़ आकार प्रदान करने के लिए जिम्मेवार होता है। जब वसा की कमी हो जाती है तो इसके जो संरचना में बदलाव आ जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये लैक्टेशन में किस प्रकार से मदद करता है। आगे क्लास में हम देखेंगे। आगे देखो क्या दिया गया है। तो आगे आपको हम यहाँ स्पर्म सेल के बारे में बताता है। देखो ये जो है स्पर्म का वास्तव में इसे हेड कहा जाता है और यहाँ से यहाँ तक इसे मध्य भाग कहा जाता है और इसे यहाँ पे पूंछ कहा जाता है। इतना हम समझते हैं। देखो इसे पूंछ कहते हैं, इसे मध्य भाग कहते हैं और इसे सिर कहते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये आपको सिर बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसे एक्रोसोम कहा जाता है। वास्तव में इसे यहाँ न्यूक्लियस नाभिक कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रोल ये आपका सेंट्रोल दिया हुआ है और यहाँ बीच वाला जो भाग है ये वाला भाग इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है। और उसके बाद ये पूंछ वाला जो है एक्सियल फिलामेंट के रूप में दिया हुआ है पूंछ है। वास्तव में इसमें 3 भाग बटे होते हैं। एक आपका सिर वाला भाग होता है न्यूक्लियस, दूसरा आपका मध्य भाग माइटोकॉन्ड्रिया वाला होता है, तीसरा पूंछ वाला भाग होता है। तो इतना सब क्लियर है। एक बेसिक क्लास बायोलॉजी में समझा रहे हैं, आगे आपको और अलग अलग टॉपिक बेहतर बताया जाएगा आपको। देखो अब यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं जीवन काल के बारे में। जीवन काल क्या होता है बाबू, ये देखो जीवन काल क्या है कि जिस समय देखो ये बच्चा उल्टा लेटा हुआ है तो हम लोग भी कभी ऐसे ही लेटे होंगे। देखो ये छोटा छोटा बच्चा है, ऐसे ये जैसे बच्चा ये चल रहा है, जितना ये सब आपको दिख रहा है, बूढ़ा दिखे, उससे कम उम्र दिखे, जवान दिखे, अभी तुम लोग शायद इस उम्र में चल रहे होगे। तुमको भी इस उम्र में पहुँचना है, इस उम्र में पहुँचना है, दादाजी बनना है, फिर इस तरह से मर जाना है और मर के फिर चला जाना, यही प्रोसेस सबका है। देखो ये छोटा बच्चा है जो कुत्ता जैसा दिख रहा है छोटा छोटा, यदि आज ये बच्चा को यदि माता पिता छोड़ दे तो शायद कुत्ता खा जाएगा इसको। यही देखिए 20 साल होने के बाद क्या कहता है, माय वाइफ माय लाइफ। लेकिन ऐसा तो असंभव है, यदि माता पिता छोड़ दे तो कुत्ता खा जाएगा। जो आप देखते होंगे कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा को माता पिता ये देखो यहाँ पोस के 20 साल तक जिसे एक जेंटलमैन बनाती है, उसको एक लड़की 20 सेकेंड के अंदर मेंटल बना देती है।
तो उस माता पिता पर क्या बीतता होगा जो जिसका बच्चा उसे छोड़ दिया। वो बच्चा इतना, कुत्ता को देखिए, कुत्ता इतना उलट लेटा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये कुत्ते के बच्चे से छोटा छोटा दिख रहा है, छोड़ देगा तो कुत्ता खा जाएगा, वो मर जाएगा। अब 20 साल के बाद वो माता पिता को छोड़ देता है, वो भूल जाता है कि वो कभी इस उम्र में वो भी आएगा, कभी लाठी लेके वो भी चलेगा, जितना वो रहता है इसको पता नहीं चलता है। आज आपको पूरे दिखा रहे हैं कि कैसे ये एक तरह से अपनी जिंदगी की अंतिम पड़ाव पे पहुंचता है। और लोग को गरुड़ होता है कि सुंदर दिखने का। आपको यहाँ पे कितने महान से महान लोग जो होते हैं वो खाक में मिल गए, देखो कैसे खाक में मिल गए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से डेड बॉडी को जला दिया गया, जिससे बहुत बड़े में महान शख्स थे, जिससे बहुत गुरूर था। और गुरूर किस चीज़ का था, तो ये पराब जिंदगी का है, जिसमें हुस्न है, सवाब है, जवानी है, अभिमान है, नफरतें हैं, जो एटीट्यूड कहते हो, दौलत है, शोहरत है, ईर्ष्या है, छल है, तरक्की है, लड़ाई है, झगड़े हैं, ये सारे जिंदगी के पहलू हैं जहाँ पर सब लोग एक दूसरे के फेरा में रहते हैं कि झगड़ा करना, लड़ाई करना। वास्तव में क्या गुरूर करना इस जिंदगी का, देखो ये जिंदगी खत्म हो रही है। तो आगे आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये आपको यहाँ पे समझना है। वास्तव में ये सब जो दिखा रहे हैं ये आपको बायोलॉजी के प्रोसेस तो हैं, इसमें आपको दिखाते हैं कि बायोलॉजी में कहाँ ये कनेक्टेड टॉपिक है। पहला अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जीवन काल बताया जाएगा। जीवन काल बताने के लिए टॉपिक लिया गया था और ये टॉपिक में बेहतर बताते हैं। आपको तो ये बताए कि तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि तुम भी कभी 2 किलो के बच्चा होगे। आपको लगता होगा कि हम जैसा अभी दिख रहे हैं वैसा ही है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है। तुम वास्तव में इस छोटे से ये दिख रहा होगा बच्चा इस ढंग के थे, तुम इस ढंग के थे, तुम इस ढंग के थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया तुम इस तरह अपनी उम्र के साथ साथ तुम देख रहे हो कि यहाँ पर अपनी अवस्था को इंक्रीज कर रहे हो और अंत में तुम बूढ़ा हो जाते हो। फिर तुम यहाँ देख रहे हो झुक के चलने लगते हो। अब देखो यहाँ पे ये लगभग 45 साल आपके पिताजी की उम्र के आसपास होंगे, अभी तुम यहाँ पे मान लो कि 15-16 साल के हो। जैसे देखो ये उम्र तुम पार कर चुके, तुम अभी यहाँ पहुँच चुके हो। तो ये सब स्टेप सबको पार करना होगा और धीरे धीरे जाकर के सबको एक बूढ़ा होना है। लोग कहते हैं चेहरे की चमक जो आपको दिख रहा है वही है। धीरे धीरे आप लोग देखिए बुढ़वा बुढ़िया होने लगेंगे और ये आपको चेहरा खुद ही आपको चेहरे से नफरत होने लगेगा। देख रहे हैं ये जो चमक रहा है आज, ये बुढ़िया हो गई है और इसको कोई नहीं देखेगा। तो आपको ये समझना है, आज जो तुम्हें लगता होगा कि एकदम पूरे टाइट फिटिंग ग्लव्स देके आप चलते होंगे, एक समय में बुढ़वा हो जाइएगा, आप धोती कुर्ता पहन चलिएगा और आपको लगे खुद से नफरत हो जाएगा। तो बाबू आपको बढ़िया से पढ़ना है और ज़िंदगी के हर पहलू का आनंद लेना है। यहाँ पर देखो जिंदगी की वास्तव में कह दो, जिंदगी जो दिख रही है आपको, ये जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। खाओगे तो भी बर्बाद होगा, ना खाओगे तो भी बर्बाद होगा। तो जिंदगी का क्यों ना आनंद लिया जाए। तो आगे समझेंगे। आइसक्रीम खाए हो आप लोग, खाओ तो भी वो पिघलता है, ना खाओ तो भी पिघलता है। तो यही ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का आनंद लो वरना ये पिघल जाएगा। एक समय आएगा ये जो टाइट चेहरे दिख रहे हैं ना आपको, सब झुल जाएंगे। यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। देख रहे हो ये कुत्ता सा बच्चा छोटा जो है कभी ये स्थिति तक पहुंच जाता है। आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे दिखना। अब आ जाते हैं हम टॉपिक की ओर। बाबू इतना जो समझाए आपको ये सब टॉपिक ही बता रहे थे। बताओ बायोलॉजी क्लास में आप लोग को समझ में आ रहा? मैं किसी का कमेंट पढ़ नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत है बाबू? सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख रहा है। बाबू मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा हूं आपसे। चलो आगे देखो। मनुष्यों में जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। दिखेवे किए थे कैसे जनन होता है। आगे देखो यहाँ पे इनमें 2 माता पिता से आनुवांशिक सामग्री का संयोजन और एक निषेचित अंडे का वहाँ पे भ्रूण में विकास शामिल है, जो बढ़ता है और एक बच्चे के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब जैसे बताए थे, एक अंडाणु शुक्राणु बच्चों से प्राप्त, माता पिता से प्राप्त होता है, तब जाकर के यह जो है एक बच्चा के निर्माण में सहायक होता है। तो यही बताया आपको इस समय दिया हुआ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे बताते हैं, थोड़ा सा पहले इसे ही समझ लें। यहाँ क्या दिया हुआ है, हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट वो हमेशा कुछ इसी सिंबल में चलती है, वो कुछ इस प्रकार से चलती है। मतलब हार्ट बीट का यदि चलना जिंदा होने की निशानी होती है, वरना सीधी लाइन का मतलब तो सिर्फ मौत होता है। तो क्लियर है यहाँ बात। देखो यहाँ आपका बचपन से लेकर के बुढ़ापा स्थिति तक लगातार हार्ट बीट चलती रहती है, और यदि जिस दिन हार्ट बीट का चलना बंद हो जाएगा, ये एक सीधी लाइन प्राप्त हो गई, तो यहीं इसे मौत कहा गया है। मौत कहा गया है। एक बात यहाँ याद रखना,
एक बात यहाँ याद रखना कि जिंदगी में तकलीफें आएगी, जिंदगी में तकलीफें आएगी तो समझिए जिंदा होने की निशानी है, वरना मरने के बाद तो सीधी लाइन में हो जाता है। तो जब तुम्हें लगे जिंदगी में आराम चल रहा है, समझ लो तुम मुर्दे के बराबर हो। जिंदगी में जब उतार चढ़ाव हो रहा है तो समझना तुम जिंदा हो। क्लियर है कहानी? आप लोग को इसमें एक और बात बता देते हैं, यदि ना हो दर्द ना हो तकलीफें, सुनो, ना हो दर्द ना हो तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी जब थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो ये सब आपको देखना है बाबू। देखो ये छोटा बच्चा है, धीरे धीरे ये अपनी उम्र को डेवलप करता जा रहा है और तब जाकर के एक ऐसी स्थिति आती है कि ये बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद जैसे मैं मान लूँ मैं एक युवा व्यक्ति हूँ, जो मेरे माता पिता हैं वो बूढ़े अवस्था में होंगे। अब मान लो कि जब वो बूढ़े अवस्था में वो मर जाएंगे तो हम भी उस अवस्था में पहुंचेंगे। ये प्रोसेस सबका चलता रहता है, तकलीफें सबकी आती रहती है। तो ये सब सामान्य बात है, टेंशन नहीं लेना है। आगे दिखाते हैं आपको कुछ और। यहाँ पर देखो क्या हुआ, तो बताए ही थे आपको कि यहाँ पर देखो ये बाबू जिंदगी है, तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है, तकलीफ तो होगी आपको। देखो यहां पर अब देखते हैं मानव में प्रजनन के चरण, कैसे मानव में प्रजनन होता है तो आगे समझेंगे। देखो आपको यहाँ पे पहला दिया हुआ है संभोग, जिसे यहाँ बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब यहाँ पे संभोग में क्या होता है कि पिता के शरीर से शुक्राणु माँ के शरीर के अंडाणु को निषेचित करता है, मतलब अंडाणु शुक्राणु से मिल जाता है। अब तब जाकर के इसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसे हम संभोग कहते हैं। वास्तव में यह सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। अब देखो यहाँ पे ओव्यूल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, मतलब माँ का शरीर अंडाशय से, माँ देखो माँ का शरीर अंडाशय से एक अंडे को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देता है। मतलब जैसे बताए थे कि दो फैलोपियन ट्यूब लगे हुए हैं और मादा के जो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में है वो अंडाणु से, जो अंडाशय है उससे एक अंडाणु प्राप्त हो जाता है, जो शुक्राणु से निषेचन हो जाता है, जो आपको दिखाए थे पीछे। अब यहाँ पे निषेचन है, जिसे यहाँ देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहा गया है। मतलब एक शुक्राणु अंडाणु के बाहरी परत में प्रवेश करता है और उसके साथ जुड़ जाता है। देखो एक अंडाणु क्या होते हैं, आपको शायद मैं दिखा पाऊँ यहाँ पे कैसे दिए हुए हैं, आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर ये सब आपको बता दिया हूँ। देखो यहाँ पे एक बताता हूँ आपको किस प्रकार से ये अंडाणु करता है संपन्न। देखो यहाँ पे आपको, देखो यहाँ देखो, यहाँ जो बताए थे आपको, देखो इसमें बताए थे कि किस प्रकार से ये जो है अंडाणु यहाँ पर शुक्राणु से कैसे मिल रहा है और असंख्य संख्या में ये मिलते हैं, और तब जाकर के ये जो है स्पर्म, इस स्पर्म अंडाणु से मिल करके और जब मिल जाते हैं तो यही निषेचन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ये सब प्रोसेस आपको फिगर से दिखाए हैं, जो एक युवा व्यक्ति ही कर सकता है, बुढ़ापे में असंभव है। तो आगे आपको दिखाते हैं कि इसी में क्या क्या बताए थे, ज़रा ध्यान दो। हम टॉपिक कहाँ पे आए हुए थे, हमारी प्रोसेस कुछ यहाँ पे है। आ जाओ, देखो यहाँ पे ये बता रहे थे आपको, देखो यहाँ बता रहे थे आपको निषेचन क्लियर हो गया। अब आती है यहाँ गर्भधारण यहाँ पे कॉन्सेप्शन यहाँ दिया हुआ है, जिसमें निषेचित अंडा, जिसमें कहता है जिसे अब युग्मज, मतलब युग्मज जो होगा वहाँ पे जायगोट के रूप में कहा जाता है, जो विभाजित होना और बढ़ना शुरू कर देता है, और यह बढ़ते बढ़ते आगे जा करके बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए वह जिम्मेदार हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सारे विद्यार्थी को प्रॉपर समझ में आ रहा है बायोलॉजी? बताओ, आज मैं पहला क्लास बायोलॉजी आपको ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो, यहाँ पर दिखाते हैं फिर आपका प्रत्यारोपण है नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये क्या होती है, युग्मनज खुद को माँ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देता है। मतलब जो गर्भाशय की दीवार होती है जहाँ वो अपरा झिल्ली से जा करके और खुद को वो निषेचित कर लेता है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा कि कहता है कि द जायगोट इम्प्लांट इटसेल्फ द मदर्स यूट्रस, मतलब मदर के यूट्रस में जा करके वो इटसेल्फ अपने आप को प्रत्यारोपित कर लेता है। फिर आता है आपका गर्भावस्था मतलब जिसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं।
तो दोस्तों ये छठा प्रोसेस में आने के बाद प्रेगनेंसी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरू हो जाती है निषेचन के दौरान। और कोई महिला प्रेग्नेंट होने के लिए उसे युवा अवस्था होना प्रारंभ है। बच्चों में ऐसा असंभव है, क्योंकि उसमें ना तो रजोधर्म होती है, ना बच्चों में स्पर्म बनते हैं। इसके अलग अलग लक्षण भी होते हैं, आगे क्लास में आपको अच्छा से बताएंगे। देखो, निषेचित अंडा कई हफ्तों में भ्रूण में विभाजित होता रहता है। मतलब जो 1-2 हफ्ते तक वहाँ मादा के जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं वहाँ पर वो खुद को विभाजित करके अंततः जा करके मादा के गर्भाशय में अपरा झिल्ली से जुड़ करके और पोषण को प्राप्त करता है। कहता है द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू ए फीटस ओवर सेवरल वीक्स, मतलब कई सप्ताह तक वो अपने आप को विकास करता है। अब आ जाती है 7वां प्रोसेस, जहाँ पे जन्म, यहाँ पे बर्थ दिया हुआ है। तो बताए थे कि जब गर्भधारण जिस दिन किया, महिला जिस दिन गर्भधारण की और उसके लगभग 270 दिन के बाद एक ऐसी अवधि आती है जहां पर बच्चों का जन्म होता है, जो यहाँ पे कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। तो उसके मदद से महिलाएं बच्चों को संकुंचन के दौरान वह गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। तो ये सब आपको बेहतर बताए थे। यहाँ क्या होता है कि बच्चे का जन्म यहाँ पे नहर दिया हुआ है, वास्तव में ऐसा नहीं हो के माध्यम से होता है। यहाँ क्या दिया हुआ, द बेबी इज बॉर्न थ्रू द बर्थ कैनल, मतलब जो निषेचन का माध्यम था उसी कैनल से वह बच्चों का उत्सर्जन होता है। आगे देखा जाए तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि इतने लोग यदि धरती पर हैं तो आपका जन्म क्यों हुआ। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया में एकदम मधुमक्खी के छत्ते जैसे पूरे आबादी हैं। दिख रहा है ये अपना प्यारा सा भारत है, और ये भारत में हम लोग भी यहाँ पे हैं, और हम लोग बताते हैं हम लोग किस दुनिया में घूम रहे हैं। देखो, हम लोग बिहार के इस दुनिया से जी रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर इतने आबादी थे तो फिर तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। देखो यहाँ पे ये दिख रहा पूरा ग्लोब में व्यक्ति भरा हुआ है, एकदम देखो खचाखच आदमी भरा हुआ है। आखिर दुनिया में इतने लोग थे तो तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। और तुम लोग इस तरह से गंदे गंदे कमेंट करते रहोगे, पढ़ने नहीं आते हो, पढ़ने काम नहीं करते हो, क्या होगा तुम लोगों का। इतने आबादी थे तो सोचो तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। तो आज बता देते हैं कि वो व्यक्ति का जन्म भगवान क्यों देते हैं, आखिर भगवान का जन्म होता क्यों है। तो सुनो, कोई व्यक्ति इसलिए जन्म लिया है कि उसे वो काम करना है जो बाकी लोग नहीं कर सकता है। यदि मान लो ऐसे महान पुरुष हुए जो साइंटिस्ट कर सकते हो, और अलग अलग तरह के व्यक्ति, जैसे आपको डॉक्टर के क्षेत्र में कर सकते हो, जैसे आप सर आइजैक न्यूटन को ले लो, आप यहाँ पे एडिसन को ले लो, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। यदि मान लो उनका जन्म भी इसी भीड़ को पूरा करने के लिए होता तो क्या कर पाते। तो सुनो, तुम्हारा जन्म इस भीड़ को बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हें उस कमी को पूरा करने के लिए हुआ है जो बाकी इस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कहानी। तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो और इस आबादी को कंट्रोल करने का काम करो। अब देखो, मानव में निम्नलिखित अंग और ग्रंथियां होती है। जैसे देखो, वृषण होता है, अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिनी होती है, प्रोटेस्टेड ग्रंथि होती है, मूत्र मार्ग होता है। तो ये सब आप देख लो, टेस्टिस होती है, उसके बाद इपीडायमिसिस होती है, उसके बाद यह वेस्ट डिफरेंस होता है, उसके बाद ये प्रोस्टेटेड ग्लैंड होती है, और उसके बाद अर्थेला होता है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करता है, उसके बाद देखो प्रोड्यूस स्पर्म, वृषण का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना। अधिवृषण शुक्राणु को संग्रहित करते हैं, मतलब स्टोर स्पर्म। आगे दिखाएंगे फिगर में आपको कि कैसे ये करता है। शुक्राणु का परिवहन, मतलब शुक्राणु वाहिका जो होती है वह ट्रांसपोर्ट स्पर्म, मतलब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करता है। और प्रोटेस्टेड ग्रंथि जो होती है वह वीर्य द्रव, मतलब यहाँ प्रोड्यूस करता है सीमल फ्लूइड को, वह मतलब सीमेन जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। और वीर्य का परिवहन करने का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट स्पर्म, मतलब ये दोनों का लगभग एक ही जैसा काम होता है। तो ये सब आगे आपको अच्छा से बताएंगे, अभी आपको नॉर्मल से फैक्ट ले लेना है। आगे देखो, महिला में क्या क्या इसमें होते हैं गर्भधारण के प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है, अंडाशय होती है, उसमें फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें गर्भाशय होती है, फिर उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा होता है, फिर योनि होती है, इसको नाम कहते हैं। ओवरीज होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, उसके बाद ये सेरिविक्स होता है, और वेजिना होती है। तो आगे देखते हैं, अंडाशय का काम है अंडे उत्पन्न करने, मतलब प्रोड्यूस एगेज, मतलब एक जो अंडे होते हैं उसका निर्माण करने का काम अंडाशय का है। फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं
अंडे का परिवहन करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट एग, अंडों का वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जैसे आप देखते होंगे कि मेल में था वैसे फीमेल में भी है। भ्रूण के विकास में सहायता देता है, मतलब सपोर्ट, ये फेटल डेवलपमेंट। उसके बाद देखते हैं गर्भाशय का निचला भाग जो होता है उसे यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस कहते हैं। आगे दिया हुआ है जन्म नलिका, जन्म नलिका को यहाँ पे बर्थ कैनल के रूप में कहा जाता है। तो ये सब क्लियर हो गया आपको। आगे देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन मानव प्रजनन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब यहाँ देखो हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्लेज क्यूरिकल रोल्स इन द रेगुलेटिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ देखो आगे समझा देते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट, और यहीं पे आपको क्लास का मैं आज खत्म करने वाला हूँ। मानव जीवन की जटिलता और सुंदरता की सराहना करने के लिए मानव प्रजनन को महत्वपूर्ण रूप से समझना ज़्यादा बेहतर है। तो बाबू आज के क्लास को मैं इतना पे ही आज एंड कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बेहतर ढंग से इसको समझना है। एक बार समझ में आ जाए तो बार बार देखना है, और मुझे बताइएगा कि बायोलॉजी क्लास आपको समझ में आई। और बाबू बहुत बेहतर ढंग से आपको समझना है। आपको पिछले क्लास में मैथ कराया गया, आज बायोलॉजी कराया गया। सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएं कि क्या बायोलॉजी में कोई दिक्कत है, और आपको उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आज के क्लास को मैं इतना पे ही समाप्त करता हूं, और बताएं मुझे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। क्लियर है बाबू? तो बायोलॉजी को इस तरह से आप पढ़िए, जहाँ भी दिक्कत हो बायोलॉजी को बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।